तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर सकते हैं। अब एक और प्रपोजिशन ये आती है कि जी अदालत में अगर तो प्राइवेट गवाह पेश करने हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मुलजिम ने पेश करना है अपनी सफाई में या प्रोसिक्यूशन ने जो नहीं लगा हुआ चालान के साथ, तो क्या करेगी प्रोसिक्यूशन? दरखास्त देगी अदालत को कि हम ये डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, पुलिस ने ये चालान के साथ नहीं लगाया तो हमें इसे पेश करने की इजाजत दें। अब इसकी कोई स्पेसिफिक तो प्रोविजन है ही नहीं। या चालान में पुलिस किसी गवाह का नाम लिखना भूल जाती है, तफ्तीशी अफसर चशमदीद गवाह है, कोई बरामदगी का गवाह है, किसी इकबाल जुर्म का गवाह है, तो प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट पार्टी दरखास्त देती है, प्रोसिक्यूशन उसको इंडोर्स कर देता है कि हाँ मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं, तो अदालत उस गवाह को बुला लेती है। अब गवाह को तो बुलाने की 540 की प्रोविजन है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने की कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन फेयर ट्रायल के तहत, और यही प्रिंसिपल जो 540 में कहा गया है कि अगर किसी भी गवाह की एविडेंस केस के जस्ट डिसीजन के लिए और इंसाफ के लिए जरूरी है तो अदालत उसको बुला सकती है। अगर जो गवाह को बुलाया है तो गवाह भी तो आके एविडेंस देगा ना, तो इसका मतलब है कि एविडेंस किसी भी शक्ल में हो अदालत उसको बुला सकती है। प्रिंसिपल सेम है, विटनेस को बुलाने की प्रोविजन है, लेकिन यह प्रिंसिपल एक्सटेंड होके एविडेंस पे भी आ जाएगा, क्योंकि गवाह ने भी तो आके गवाही देनी है और उस गवाही को एविडेंस कहते हैं। तो ये इससे मुतल्लिक है कि जमानत क्यों पे 540 में ये एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग। तो बेल जो है ये अदर प्रोसीडिंग में आ जाती है, रिमांड जो है मुलजिम का अदर प्रोसीडिंग में आ जाता है, सुपुर्दारी की जो कार्रवाई है सुपुर्दारी की वो भी अदर प्रोसीडिंग में आ जाती है। तो मतलब सीआरपीसी के तहत जितनी भी अदर प्रोसीडिंग्स हैं अदर देन ट्रायल, तो उस पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो दूसरा सवाल आपका कि कुछ केसों में एडवोकेट जनरल पेश होते हैं, वो रिटेन होती हैं, तो कुछ में वो नहीं पेश होते, प्रोसिक्यूटर जनरल पेश होते हैं। देखें, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट दायर होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कोई भी रिट दायर होगी, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं सरकारी अफसर, उनको एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस से उनका कोई लॉ अफसर पेश होगा, वो चाहे फौजदारी मैटर हो चाहे वो सिविल। असूलन तो फौजदारी मैटर में प्रोसिक्यूटर जनरल्स को पेश होना, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये क्योंकि 199 की रिट में आप पेश हुए हैं, 199 की रिट में पेश हुए हैं, तो इसलिए रिट जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में एडवोकेट जनरल पेश होगा। अगर कोई रिट गवर्नमेंट के खिलाफ है, किसी ऑर्डर को, किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है, किसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, किसी सूबाई ऑर्डर को या सूबाई किसी कानून को चैलेंज किया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं। 22A की पिटीशन वो आपने की तो रिट है, क्योंकि और कोई रेमेडी नहीं है, हालांकि ये 561A में भी, लेकिन क्योंकि 22A को वहां सीआरपीसी में क्रिमिनल मैटर में नहीं डाला, तो इसलिए इसके अगेंस्ट कोई अपील या रिवीजन नहीं प्रोवाइडेड, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस, तो कहा गया कि ये आप 22A के ऑर्डर को रिट में चैलेंज करेंगे। दूसरा मैटर है अपने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, बाजुकात वो 491 के तहत होती है, बाजुकात वो 199 के तहत होती है। अगर 491 के तहत होती है तो फिर प्रोसिक्यूटर जनरल पेश होता है, अगर 199 के तहत हेबियस पिटीशन है तो फिर उसमें एडवोकेट जनरल, असूलन फौजदारी का मैटर है तो प्रोसिक्यूटर जनरल को पेश होना चाहिए। इसी तरह क्वाशमेंट ऑफ FIR है, फौजदारी मैटर है, लेकिन क्योंकि 199 के तहत है तो वो कहते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफिस का कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या कोई भी पेश हो उसमें। तो ये इसलिए रिटों में जो है ना, वो कुछ रिटों में फिर क्रिमिनल मैटर होता है लेकिन पेश एडवोकेट जनरल ऑफिस होते हैं,
लेकिन उसके अलावा बाकी के जितने फौजदारी मैटर हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो अपीलें हों, चाहे वो बेल हो, चाहे वो रिविजन्स हों, फौजदारी रिविजन्स हों, उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल पेश होता है। तीसरा सवाल आपका था कि उन्वान लिखा जाता है कि नवीद बनाम